हे एवरीवन। तो रॉक टाइप्स हमारा तीन टाइप का होता है, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक, एक इग्नियस। ठीक है। तो अब आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेटिग्राफी। तो जो स्ट्रेटिग्राफी है वो क्या होता है? स्ट्रेटिग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज रॉक लेयर्स या स्ट्रेटा एंड देयर रिलेशनशिप्स. It also focuses on understanding the sequence, distribution, and the age of rock layers, which helps in interpreting Earth's history and past environmental changes. ठीक है। तो जो स्ट्रेटिग्राफी होता है वो हम लोग को सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। ठीक है। जो भी सेडिमेंट्स हम लोग का पहले जो वेदरिंग या इरोजनल प्रोसेस से होके आता है और वो धीरे 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 बेसिन या वैली जो भी लो लाइंग सरफेस होता है उसमें हम लोग का सेडिमेंट्स जमा होता है। तो धीरे 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 जो सेडिमेंट्स का लेयर जमा होता है और धीरे धीरे वो मतलब जमा हो जाता है और कंसोलिडेट हो जाता है। और इसी से हम लोग का जो लेयर्स बनते जाता है, एक लेयर बनता है, फिर दूसरा लेयर बनता है, फिर तीसरा आके जमा होता है। तो उसी को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। जो लेयर होता है उसी को स्ट्रेटा बोलते हैं और ये धीरे 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 हार्ड रॉक्स बन जाता है। तो जो रॉक बॉडी वैस उस फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। मेन रीज़न क्या है कि हम लोग जो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये ना हम लोग को जो जियोलॉजिकल इवेंट्स पहले हुआ था, जैसे हम लोग लेयर्स धीरे 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 विद टाइम टू टाइम ये आके जमा होता है। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो कब बना था, उसके ऊपर कब आया था, कब आया था। तो हम लोग को ये स्टडी करने में मदद करता है कि पहले का मतलब पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो स्ट्रेटिग्राफी में बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं जो जमा होते हैं एक के ऊपर एक आके। तो हम लोग जो टाइप ऑफ रॉक्स होता है उसको डिटरमाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग लिथोलॉजी बोलते हैं। तो लिथोलॉजी तीन टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। जो हम लोग को बताता है कि जो स्ट्रेटिग्राफिक स्टडीज जो रॉक्स डिफरेंट 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 लेयर ऑफ रॉक्स बनते हैं और जो उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्ट्रेटिग्राफी। और जो रॉक्स में हम लोग को जो फॉसिल्स मिलते हैं उसका उसका जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्ट्रेटिग्राफी। और जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ रॉक्स होता है वो इसमें हम लोग टाइम स्केल जानना चाहते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी। ठीक है। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि स्ट्रेटिग्राफी होता क्या है, सेडिमेंट रॉक से बनता है, उसका कितने फॉर्म्स है रॉक्स पहचानने के। तो हम लोग जानते हैं अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है स्ट्रेटिग्राफी का जिसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि रॉक्स कैसा है, कब आया था, क्यों था, कैसे था। ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग का ये है, कुछ 8 टाइप के होते हैं जो है मतलब ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, ओरिजिन, हॉरिजॉन्टलिटी, लेटरल कंटिन्यूटी, क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप, इंक्लूजन, अनकन्फर्मिटीज, फॉसिल सक्सेशन या यूनिफॉर्मिटिज्म एंड कैटास्ट्रॉफिज्म। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो हम लोग को पहला लॉ या प्रिंसिपल है जो हम लोग स्ट्रेटिग्राफी के बारे बताता है वो है ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि जो भी डिपोजिशन होगा हम लोग का लेयर्स बाय लेयर्स में होगा। ठीक है। जैसे हम लोग एक बेसिन है या वैली है, वो लो लाइंग एरिया है। ठीक है। वो कहीं से इरोजन आएगा, वेदर्ड रॉक्स या फिर कुछ भी आएगा तो धीरे धीरे जमा होते जाएगा उसमें। एक लेयर होगा, दूसरा लेयर होगा, दूसरा तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर होगा। तो वही डिपोजिशन इन द फॉर्म बाय लेयर। ठीक है। और यही जो फॉर्मेशन करता है वो सेडिमेंट्री बेड्स, एक बेड बनता है फिर उसका ऊपर और एक बेड बनता है, फिर ये और ऐसे करके बहुत बेड्स बनाता है। तो जो सबसे नीचे में जो लेयर बनता है वो वाला जो बेड होता है वो सबसे पहले बनता है। धीरे धीरे जितना ऊपर आएगा वो उतना यंगर होता जाएगा। सबसे नीचे वाला ओल्डर होता है क्योंकि वो सबसे पहले जमा होता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। बेड्स हमारा यंगर होते जाता है जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना लेट में वो डिपॉजिट हुआ है। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि जो सिल्टस्टोन होता है, मडस्टोन होता है, उसमें देखो सबसे पहले सिल्टस्टोन आया था, फिर मडस्टोन जमा हुआ, फिर सैंडस्टोन जमा हुआ। और ये मतलब जो सिल्टस्टोन हुआ पहले आगे जमा हुआ तो वो ओल्डर हो गया, उसके ऊपर मडस्टोन जमा हुआ तो वो यंगर हो गया, और सैंडस्टोन अभी हाल फिलहाल में मतलब कुछ 100 ईयर्स में ही जमा हुआ होगा, यंगेस्ट है वो। ठीक है। अब सेकेंड प्रिंसिपल पे आते हैं, उसका नाम है ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी। ठीक है। तो जो हम लोग का जैसे हम लोग को पता है कि लेयर्स बाय लेयर्स में जमा हुआ था। ठीक है। लेकिन वो कभी कभी ना कुछ इरोजनल सॉरी स्ट्रक्चरल प्रोसेस के जरिए वो कभी कभी डिफॉर्म हो जाता है। कभी जैसे टिल्टिंग हो जाता है या फोल्डिंग हो जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सेडिमेंट जैसे पहले लेयर बाय लेयर जमा हुआ था, जैसे ऊपर में देखो सिल्टस्टोन, मडस्टोन, सैंडस्टोन लेयर बाय लेयर हुआ था। यहाँ पे भी नीचे देखो
सेल सैंडस्टोन लाइमस्टोन लेयर बाय लेयर। लेकिन जब कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन आया तो वो मतलब टेढ़ा हो जाता है या कुछ एंगल में टिल्ट हो जाता है। तो यही जो चेंजेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो कब होता है, जब मतलब पहले हम लोग को तो लेयर बना हुआ रहता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके कारण ये टिल्ट हो जाता है। तो ये था हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी। ठीक है। और हाँ, इसमें जितना मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो बाद में होता है डिपोजिशन के। ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ लेटरल कंटिन्यूटी। मान लो जब एक बार जमा हो गया, ठीक है, सेडिमेंट्स आके जमा हो गया, देखो पहला पिक्चर में देखो सेडिमेंट्स अच्छे से जमा हुआ है। फिर धीरे 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 जब इरोजन होता है थ्रू विंड या फिर पानी के थ्रू कुछ भी मतलब प्रोसेस होता है, इरोजनल प्रोसेस होता है, वो लेटरल कॉन्टिन्यूटी शो करता है हम लोग को। लेटरल कॉन्टिन्यूटी कैसे शो करेगा? वैली या फिर बेसिन्स वगैरह या फिर जो भी मतलब कट्स होता है, डिपोजिशन को कट कर पाता है, उसको बोलते हैं। तो जो वैली में सब्सिक्वेंट इरोजन, फॉर बेस्ट एग्जांपल यही है। क्योंकि देखो जो वैली होता है वो वी शेप्ड होता है, और वी शेप्ड या यू शेप्ड। तो जो ओरिजिनली जो डिपॉजिट था वो कंटिन्यूटी में था, लेयर बाय लेयर था, फिर बीच में कोई इरोजन आया, वो बीच से कुछ कुछ जो सेडिमेंट्स था वो हटा के ले गया, तो इसलिए वहाँ पे बीच में गैप आ गया। तो यही रीज़न है कि जो लेटरल कंटिन्यूटी बाद में कोई आके कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर गया। तो ये हम लोग का थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप। मान लो जब हम लोग कंटिन्यूटी में एक बार हो गया, ठीक है, तो फिर कुछ इंट्रूजन्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस या इरोजनल फॉर्मेशंस, जो आके हम लोग को जो वो कंटिन्यूटी या लेयर्स को डिस्टर्ब कर जाते हैं। जैसे मान लो हम लोग का लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, ये एक लेयर्स में जमा जमा होता है क्या, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे इंक्लूजन आया कुछ चीज़ का, जैसे हम लोग का वॉल्केनिक इंट्रूजन आया, डाइक, जो वॉल्केनिक इंट्रूजन आता है उसको डाइक मोस्टली बोलते हैं। या फिर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन आ गया, जैसे हम लोग का फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या हुआ, फॉल्ट अगर फॉल्टिंग हुआ तो फिर हम लोग का वो टेढ़ा हो जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, दब जाएगा। तो तो फिर देखो यहाँ पे जो डार्क कलर में डाइक लिखा हुआ है वो वॉल्केनिक इंट्रूजन है, सेडिमेंट्री इतने सारे लेयर्स है, उसके बीच में एक मतलब इग्नियस फॉर्मेशन हो गया, वो इंट्रूड कर गया। तो जो भी इंट्रूजन होता है वो ना, जो जितने भी डिपोजिशन हो जाते हैं वो सबके बाद होता है, सबसे लेटेस्ट फॉर्म है, और उसको सबको सबसे ज़्यादा हम लोग यंगर बोलते हैं। इट्स ऑलवेज यंगर देन दिस सीक्वेंस प्रोसेस्ड आफ्टर डिफॉर्मेशन। ठीक है। तो दो टाइप के मतलब डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन या फिर इरोजनल फॉर्मेशन। इरोजनल फॉर्मेशन में आता है आपका वैली या फिर डिपोजिशन में ब्रेक, जिसको हम लोग अनकम्फर्मिटी बोलते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में इग्नियस इंट्रूजन या फॉल्ट हो सकता है। तो फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ आता है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में क्या होता है, जैसे हम लोग को पहले सेडिमेंट्री रॉक्स था, तो वो बहुत सारे क्लास्ट या फ्रेगमेंट्स ऑफ ओल्डर रॉक से बनता है, जैसे वेदरिंग होकर फिर आके धीरे धीरे जमा होता है, तो वही जमा हो गया फिर कंसोलिडेट हो जाता है और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। लेकिन जो पहले इग्नियस रॉक्स था उनमें कुछ जैसे फॉसिल्स आ जाते हैं, या फिर कुछ बड़े बड़े रॉक्स आ जाते हैं, या फिर कुछ जेनोलिथ्स वगैरह रहते हैं, इग्नियस वगैरह, तो वो धीरे धीरे आके फिर अलग जगह जमा होते हैं, बेसाल्टिक इंट्रूजन्स हो जाते हैं, या फिर एंडसाइट इंट्रूजन्स हो जाते हैं। तो वो जो उनका ओरिजिनली जहाँ पे वो थे पहले, वो तो आके पहले पहले डिपॉजिट हो गए, तो उसमें डिपोजिशन में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हम लोग इंक्लूजन्स बोलते हैं, जो बाद में आके चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे इंक्लूजन ऑफ लावा फ्लो, इसको हम लोग जेनरलिथ्स बोलते हैं। या फिर जैसे हम लोग इरोजन्स के टाइम बहुत सारा फाइन सेल्ट्स होता है, और ग्रेवल मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इरोजन और वेदरिंग के टाइम कोई सेम चीज़ में नहीं ब्रेक डाउन होता है, वो कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा रह जाता है, तो फिर जब डिपोजिशन होता है तो वो लेयर वाइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोग का नेक्स्ट है अनकम्फर्मिटीज। अनकम्फर्मिटीज हम लोग उसको बोलते हैं जब हम लोग का डिपोजिशन में जब ब्रेक आ जाता है काफ़ी। और ये क्यों होता है, जब हम लोग का मान लीजिए अगर हम लोग का एक वैली था, उसमें अगर आग के लेयर्स बाय लेयर्स लेयर होके पूरा भर गया,
और फिर अगर उसके ऊपर और जगह नहीं हुआ तो उसमें डिपोजिशन में ब्रेक आ जाता है, क्योंकि और उसमें कहाँ जमा हो पाएगा, वो तो बहुत अपलिफ्टेड पार्ट हो गया। ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोगों के पास सेडिमेंट्स कहीं से आ नहीं पा रहा है, वेदरिंग आसपास कहीं हो नहीं रहा है, या फिर वहाँ पे इरोजनल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो हम अनकंफर्टेबिलिटीज के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ पॉइंट में फोसिल सक्सेशन। ठीक है। फोसिल सक्सेशन में हम लोगों का क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जो हम लोग डिपॉजिट होने के टाइम, उसमें बहुत सारा फॉसिल्स आके फॉसिल्स टाइम टू टाइम जमा होते हैं। जैसे हम लोग का बहुत पहले हम लोग का कुछ फॉसिल्स था, तो वो उस टाइम डिपोजिशन होते हो तो वो जब उसका ग्रेवयार्ड बन गया, सॉरी, हाँ ग्रेवयार्ड बोल सकते हो, उसे वो जमा हो गया, फिर वो फॉसिलाइज्ड हो गया, फिर उसके ऊपर और फॉसिल्स जब नए आए तो वो फिर मर गए, फिर वो भी जमा हो गया, फिर ऐसे टाइम टू टाइम टाइम होते गया। तो जो स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, इवॉल्व होते रहता है। मतलब फॉसिल्स आर नॉट सेम इन डिफरेंट स्टेटा। मतलब अलग अलग जैसे लेयर्स में होता है वो मोस्टली सेम नहीं होता, वो लोग कीप मतलब चेंज होते रहते हैं। और ये हम लोग को क्या मदद करता है कि जो मतलब जब फॉसिल्स दब गया तो हम लोग जब रॉक्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हम लोग को पता चलता है कि कब ये फॉर्मेशन हुआ ये रॉक्स का। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो फॉसिल्स थे ये कितने साल पुराने हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देख लो, जो बेड वन में है वो एमेनोइड्स है, वो सबसे पहले आके जम दब गए क्योंकि वो सबसे पहले मिलते थे। फिर सेकेंड में हम लोग को कुछ एमेनोइड्स दिखेंगे, कुछ ब्रेकियोपोड्स दिखेंगे। तो जो ब्रेकियोपोड्स था वो एमेनोइड्स के बाद आए थे, लेकिन उस टाइम कुछ कुछ जैसे ये एमेनोइड्स थे ब्रेकियोपोड्स के टाइम। फिर जो बेड थ्री में देखो, बेड थ्री में ब्रेकियोपोड्स और ट्राइलोबाइट्स है। ट्राइलोबाइट्स उस टाइम नए नए आए थे, लेकिन ब्रेकियोपोड्स उस टाइम खत्म होने वाले थे। तो धीरे धीरे ऐसे। और बेड फोर में देखो जैसे गेस्ट्रोपोड्स है और ट्राइलोबाइट्स है। तो ट्राइलोबाइट्स हम लोग का उस टाइम मिलता था, फिर उसके बाद गेस्ट्रोपोड्स वगैरह हम लोग का मतलब चेंज हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट है हम लोग का यूनिफॉर्मिटिज्म और कैटास्ट्रोफिज्म। तो जब हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ था उस टाइम हम लोग उसमें से एक मतलब जियोलॉजिस्ट हैं जेम्स हटन, जो कि ये बोले थे कि स्टडी ऑफ प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। जिसका मतलब कि अभी का जो हम लोग स्टडी करेंगे वो पास्ट से बहुत रिलेटेबल होगा। वो तो हम लोग को पास्ट के बारे में बहुत पता चल पाएगा अभी का जो सिनेरियो में अगर हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो यूनिफॉर्मेटिज्म होता है वो स्लो प्रोसेस में होता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम बहुत ईयरली बेसिस पे होता है। और जो रैपिड प्रोसेस पे होता है उसको हम लोग कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। कैटास्ट्रोफिज्म में कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया 8 प्रिंसिपल्स हमारा। तो यही था जिसमें हम लोग स्ट्रेटिग्राफी वगैरह को पहचान पाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है ये सब हम लोग को पता चल गया होगा। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन। स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन क्या होता है? स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन ये होता है कि जब हम लोग जो जैसे बहुत सारे रॉक टाइप सेडिमेंट जमा हो गए हैं, ठीक है, एक जगह, तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं एक लेयर एक जगह से दूसरे। स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन में हम लोग वही कंपैरिजन करते हैं बिटवीन रॉक टाइप्स। मतलब हम लोग एक जगह से एक ट्रावर्स उठाते हैं फिर दूसरे एक ट्रावर्स। ट्रावर्स क्या होता है? मतलब एक सब्सिक्वेंट लेयर ऑफ रॉक्स को, मतलब लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स हम लोग उठाते हैं। जैसे कुछ लेयर्स है एक डिपोजिशन में सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो हम लोग वो पिक करेंगे एक जगह से और कहीं से और से पिक करें, और हम लोग उसको चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसेस ये होता है कि हम लोग एक ट्रावर्स से एक जगह कलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे ट्रावर्स से कलेक्ट करेंगे, फिर दोनों का स्ट्रेटिग्राफिक डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, बनाएंगे उसको स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम बनाएंगे उसका, कि वो कितना चौड़ा है कितना बड़ा है, कितना ईयर पहले आया था, तो उसका हम लोग ये बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टू कोरिलेट बिटवीन है, हम लोग उसको एक दूसरे के बगल में रखेंगे। ठीक है। और ये नहीं है कि हम लोग उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे लिथोलॉजी। जैसे लिथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे, लिथोस्ट्रेटिग्राफी वगैरह पढ़े थे। और तो उसमें हम लोग लिथोलॉजी मतलब रॉक्स के जरिए जानेंगे कि कौन सा रॉक्स उस टाइम में मिलता था, और या फिर फोसिल कंटेंट के बारे में, या फिर दोनों के थ्रू जान पाएंगे। ठीक है। और मतलब इसमें ये हो सकता है कि जो थिकनेस होता है कॉलम का वो मतलब एक दूसरे से डिफर कर सकता है। कभी कोई ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा टाइम का डिपॉजिट होता है, कभी कोई जल्दी डिपॉजिट होकर वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे फिगर में देखो कि जैसे ए फिगर में
हम लोग को जो सिलस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है, ये सैंडस्टोन है, ये हम लोग कंटिन्यूटी में डिपोजिशन हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, लेकिन ये एक ट्रावर्स हो गया ए वाला और दूसरा ट्रावर्स हो गया हमारा बी वाला। तो बी हम लोग कहीं और से लिए थे, तो इसमें देखो सिलस्टोन है, लेकिन वो थोड़ा सिल पहले वाले से ज़्यादा है, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन हुआ है। और फिर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी वहाँ उससे ज़्यादा तक डिपोजिशन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा हुआ है लाइमस्टोन का। फिर थर्ड में मतलब सेल है, तो सेल ए में है लेकिन बी में नहीं है, क्योंकि सेल वहाँ पे मिसिंग है। सेल के टाइम हम लोग का अनकंफर्मिटी आ गया था। डिसकंफर्मिटी से कंफ्यूज होता हूँ, वो एक टाइप का अनकंफर्मिटी है, जो हम लोग अगले क्लास में जान जाएंगे, ठीक है। सेल हम लोग को वहाँ पे नहीं था, तो उस टाइम के बाद हम लोग को डायरेक्ट लाइमस्टोन के बाद सैंडस्टोन आ गया, तो सैंडस्टोन का भी हम लोग का एज गैप बहुत ज़्यादा, तो ये हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं। तो आज का इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।